हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेट लेक्चरर की तैयारी भी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूँ। जनरल स्टडीज़ में आज है डे 51 प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट का अर्धशतक यानी 50 हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम 51वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। यह वीडियो आपको नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे मिलती है, जिसमें आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के पूछे गए जो सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का ये संकलन है। इसमें जो है सभी सब्जेक्ट को शामिल किया गया सिवाय मैथ को। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं कि अभी तक मैं 3 दिन प्रैक्टिस, 3 दिन ये टॉपिक वाइज, उसके बाद संडे को टेस्ट ले लेता था। ठीक है, लेकिन अब हमने प्लान थोड़ा सा चेंज किया है, जिसमें अब 2 दिन आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन, 2 दिन आपका जो है प्रैक्टिस और 2 दिन आपको करंट अफेयर्स के वीडियो मिलेंगे और संडे को टेस्ट होगा। क्योंकि आप जानते हैं मैंने टॉपिक वाइज में भी इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिर उसके बाद आपका फार्मिंग यानी कृषि, फिर इकोनॉमिक्स और उसके बाद यूपी स्पेशल, उसके बाद टेक्नोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कवर कर चुका हूं। ठीक है, अब आपको आगे जो मिलेंगे वो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के कुछ जो टॉपिक वाइज मैटर बाकी हैं, तो इनको भी हम आपके जो एग्जाम 6 दिसंबर को होने वाला है उससे पहले तक टॉपिक वाइज मैटर को हम समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। जो लास्ट संडे को टेस्ट हुआ था आप जानते हैं, उसमें अब इस बार जो है 36 लोगों ने 100% स्कोर किया। मतलब मायने रखता है कि आप लोग एक बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि जो मैं मेहनत करता हूं, मुझे लगता है बहुत खुशी महसूस होती है कि यार आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप उस ग्रुप में ना जुड़े हो तो जुड़ जाइए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किसने चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, मतलब किसको दिया गया। ठीक है, अमिताभ बच्चन साहब, मनोज कुमार और कुमार मंगलम बिरला और उसके बाद नीता अंबानी। बताओ भैया कौन सा विकल्प सही है। यह है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है सी, यानी कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, अप्रैल 2025 में उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। ठीक है, इस पुरस्कार की स्थापना लता मंगेशकर परिवार द्वारा भारतीय संगीत, कला और समाज में योगदान देने वाले को सम्मान हेतु किया गया। ठीक है, अब पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार समाज सेवा, संस्कृत और राष्ट्रीय योगदान के लिए दिया जाता है। भैया इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है। देखो यहाँ पर ये पूछा गया क्वेश्चन, सारनाथ लेख में, बेसनगर लेख में, अयोध्या लेख में, हाथी गुम्फा लेख में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है सी, अयोध्या लेख में। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो कि 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व के जो है विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है इस संबंध में कि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये कहाँ से प्राप्त होती है, अयोध्या अभिलेख से। ठीक है, जो इनके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। किससे, धनदेव से। ठीक है, इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इन यज्ञों के आयोजन का श्रेय पतंजलि को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, पतंजलि को। ठीक है, शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्या के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है। देखो किस क्षेत्र में है, गणित में, चिकित्सा में, काव्य में, दर्शन में। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ना किया हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने क्वेश्चन आपके सही हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो क्या है, सही विकल्प है ए, यानी गणित के क्षेत्र में। ठीक है, उन्होंने ब्रह्मगुप्त प्राचीन काल के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ की रचना की, जिसमें आर्यभट्ट, श्रीसेन, विष्णुचंद्र आदि के सिद्धांतों के समीक्षक है। उन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के गणितीय सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र गुप्त काल में भी विकसित हुआ। ठीक है भैया, बाणभट्ट ने अष्टांग हृदय लिखा और वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका की रचना की। इंपॉर्टेंट है भैया, ये देखो यहाँ पर राजकीय प्रवक्ता परीक्षा 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन को। दिल्ली सल्तनत द्वारा किस भाषा को संरक्षण दिया गया, अरबी, तुर्की, उर्दू, फारसी। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है डी, किसको संरक्षण दिया गया, फारसी को। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया। यह भाषा शासन, साहित्य और प्रशासन की राजभाषा बनी।
बाद में क्षेत्रीय राज्यों जैसे बंगाल, गुजरात और मालवा में भी फारसी भाषा का प्रभाव जारी रहा। ठीक है, अगर हम बात करें उर्दू का विकास इसी काल में तुर्की, अरबी और हिंदी के मेल से हुआ। ठीक भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने किसे पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था? मुनीश्वर दास, भगवती स्वामी, जगन्नाथ, रघुनाथ। ठीक है, तो यहां पर जो सही विकल्प है मित्र वो है सी, किसने? जगन्नाथ। मुगल बादशाह जहांगीर ने कवि पंडित जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था। पंडित जगन्नाथ जहांगीर और शाहजहां दोनों के दरबार में एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि और आलोचक थे। ठीक है, वे संस्कृत ग्रंथ रस गंगाधर के रचयिता भी थे। ठीक है, जिसे अलंकार शास्त्र का एक उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना कौन सही कौन गलत। इनकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई। ठीक है, इसकी स्थापना मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, ये वाला कि ये वाला। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है मित्र यहाँ पर जो है वो है बी, यानी केवल दो। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, इसकी जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 10 जून नहीं, 10 जुलाई को हुई थी। कब? 10 जुलाई 1800 ईस्वी को जो है लॉर्ड बेल्जली द्वारा कलकत्ता में किया गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो दूसरा है वो बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत आदि में प्रशिक्षित करना था। 1802 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया। ठीक है, इसके स्थान पर 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के हेलेबरी कॉलेज में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? बम्बई, लखनऊ, चंपारण और वाराणसी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है वाराणसी। ठीक है, तो वाराणसी में ही महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण फरवरी 1916 में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो जिसे हम BHU कहते हैं, कि उद्घाटन समारोह में दिया था। ठीक है, यह भाषण अत्यंत साहसिक था, जिससे उन्होंने राजाओं और धनी वर्ग की आलोचना की थी। ठीक है, गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में चंपारण में बिहार में हुआ था। ठीक है, उसी वर्ष लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता भी हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। वैकल्पिक उपबंध जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 34, 35, 36, 40। तो भैया बताइए सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सी, अनुच्छेद 36। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ, ठीक है, के अनुच्छेद 36 के खंड 2 में वैकल्पिक उपबंध का उल्लेख है, जो न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। ठीक है, अगर हम बात करें ICJ की स्थापना की तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत हुई थी। ठीक है, इसकी संरचना में 70 अनुच्छेद और 5 अध्याय हैं। इसका मुख्यालय हेग जो कि नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो भैया बताना है आपको हाँ, नहीं, हाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, हाँ केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। तो सही विकल्प है मित्र बी, यानी नहीं, सीधे सीधा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 292 और 293 के अनुसार केंद्र सरकार देश के भीतर या विदेशी से ऋण ले सकती है, राज्य सरकारें विदेशों से ऋण नहीं ले सकती हैं। ठीक है, राज्य केवल राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर देश के अंदर से ऋण ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चले जाएं विदेश में मांगे पैसा। ठीक है, यह वित्तीय संघवाद और केंद्र की मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने हेतु आवश्यक प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है देखो 3, 5, 7 में कौन सही है? बी, यानी 5। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कोई कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर परामर्श चाहिए
तो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। इस परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय की कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच गठित की जाती है और न्यायालय की यह राय सलाहकार होती है, राष्ट्रपति से पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? देखो, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो मित्र सही विकल्प क्या है? सही है डी, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 बार लोकसभा अध्यक्ष का भी पद संभाला था। ठीक है, पहली बार 1967 से 1969 तक यानी चौथी लोकसभा के दौरान, और दूसरी बार 1977 में जो है जनता पार्टी की सरकार के दौरान ये स्पीकर रहे, और 1977 में भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए। यह भारत के इतिहास का एकमात्र ऐसा उदाहरण है। ठीक है, उन्हें 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। जिला एवं सत्र न्याय दोनों न्यायाधीश काम करते हैं किसके नियंत्रण में? जिला न्यायाधीश के, राज्य के राज्यपाल के, राज्य के विधि मंत्री के, राज्य के उच्च न्यायालय के। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है यहाँ पर डी, राज्य के उच्च न्यायालय के। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय को उनकी नियुक्ति, पदस्थापन, प्रोन्नत और अवकाश से संबंधित अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यह न्यायिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का हिस्सा है ताकि कार्यपालिका न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना कर सके। आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? रोहतक, अवंती, उज्जैन और कुरुक्षेत्र। तो सही विकल्प है क्या? उज्जैन। ठीक है, उज्जैन को प्राचीन काल से ही भारत की समय गणना का केंद्रीय संदर्भ बिंदु माना जाता है। इसी कारण से इसे भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लैंड में ग्रीनविच समय की गणना का मानक है। ठीक है, उसी तरीके से भारत में कौन है? उज्जैन है। मुगल काल में जयसिंह द्वितीय ने उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और वाराणसी में वेधशालाएं ठीक है बनवाई थी। उज्जैन का शून्य देशांतर यानी 0 लॉन्गिट्यूड भारतीय पंचांग की गणना का आधार रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदीय मैदान का, जलोढ़ मैदान का। देखो भैया अभी तक लाइक वाइक ना की हो तो कई ले भला। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना है वो है सरोवरीय मैदान का। ठीक है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। यह एक प्राचीन झील की तलहटी में मलबे के जमाव और जल के सूखने से निर्मित हुआ। इम्फाल जो है इम्फाल घाटी लगभग 790 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और राज्य की अधिकांश जनसंख्या यही निवास करती है। ठीक है, सरोवरी मैदानों में मिट्टी उपजाऊ होती है और धान जैसी फसलों की खेती उपयुक्त रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो इस प्रकार के क्वेश्चन से एक के साथ में 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो खनिज दिया है, यहाँ पर उत्खनन शहर दिया, तांबा चित्रदुर्ग, लौह अयस्क बेल्लारी, मैग्नीज भिलवाड़ा, बॉक्साइट कटनी। तो देखो यहाँ पर कूट भी दिया 1 2 2 3 1 3 2 4। तो बताओ भैया कौन सा है? तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी यानी 1 और 3 ये सही सुमेलित नहीं है। तांबा चित्रदुर्ग मैग्नीज भिलवाड़ा ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी दोनों सही सुमेलित। लौह अयस्क बेल्लारी उत्खनन केंद्र है। ठीक है, और बॉक्साइट के लिए कटनी उत्खनन केंद्र है। तो अब यहाँ पर समझना है तो तांबा के लिए जो चित्रदुर्ग बताया गया ये नहीं है, बल्कि क्या है इसके लिए राजस्थान के खेतड़ी जिसे झुंझुनू बोला जाता है। ठीक है, स्थान जो कि फेमस है। ठीक है, अगर हम बात करें मैग्नीज जो कि यहाँ पर आप बताया गया है भिलवाड़ा जो कि गलत है। मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में होता है, भिलवाड़ा में नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें जो है ये बेल्लारी और चित्रदुर्ग ये दोनों कर्नाटक में है और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें कटनी का, कटनी जो है मध्य प्रदेश में है और कोरापुट उड़ीसा में है। दोनों बॉक्साइट का उत्खनन केंद्र है जो बहुत फेमस है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नोबी और कांतो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान और चीन।
तो सही विकल्प क्या है भैया? सही विकल्प है सी, क्या है? जापान। ठीक है, सही विकल्प है जापान। देखो, नोबी मैदान और कांतो मैदान दोनों जापान में स्थित है। नोबी मैदान जापान के होन्शु द्वीप पर है। यह देश का तीसरा सबसे सघन जनसंख्या क्षेत्र है, जिसका प्रमुख नगर नगोया है। कौन है? नगोया है। ठीक है, यहाँ चावल और सब्जियों की भरपूर पैदावार होती है। कांतो मैदान जापान का सबसे बड़ा मैदान है। यही राजधानी टोक्यो स्थित है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, निम्नलिखित में कौन सी संसार की सबसे बड़ी नदी बेसिन है? अमेजन बेसिन, ओरिनको बेसिन, प्लाटा बेसिन, सूडान बेसिन। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही है ए, अमेजन बेसिन। ठीक है, अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह दक्षिण अमेरिका के लगभग 41% क्षेत्रफल को आच्छादित करता है। ठीक है, अमेजन नदी की लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है, 6400। ठीक है, यह अटलांटिक महासागर में गिरती है, जबकि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम विक्टोरिया झील अफ्रीका से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? होंगहो, नील, डेन्यूब, मिसिसिपी। तो भैया यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है डी, यानी मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर बनने वाला डेल्टा पंछी के पंजे के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, यह डेल्टा नदी द्वारा लाई गई गाद और अवसाद के जमाव से बना होता है। मिसिसिपी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, लगभग 3781 किलोमीटर। ठीक है, इसका उद्गम लेक इटास्का से होता है और यह मैक्सिको की खाड़ी, जिसे अब जो है अमेरिका की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, में जाकर के गिरती है। यह डेल्टा संरचना पृथ्वी के जो है सर्वश्रेष्ठ फ्लूवियल डेल्टा उदाहरणों में से एक मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बनिक और सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी, यानी सौर ऊर्जा। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल सौर ऊर्जा है और सौर ऊर्जा के कारण ही जीव समुदाय विकास कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस सन में स्थापित किया गया? 1972, 1976, 1980, 1988। तो भैया सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका यहाँ पर डी, 1988। जलवायु परिवर्तन का अंतर शासकीय पैनल 1988 में स्थापित किया गया। आईपीसीसी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और विश्व मौसम संगठन WMO द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी। ठीक है, यह जलवायु परिवर्तन पर नियमित वैज्ञानिक आकलन, इसके निहितार्थों और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूलन तथा शासन के विकल्पों को भी प्रस्तुत करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? मटर की, मूंगफली की, अरहर की, चना की। तो सही विकल्प क्या है? अरहर की। देखो भैया, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है अरहर, यानी यह एक जो है प्रजाति है किसकी? अरहर की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में, हाइड्रोजन वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण में, आयोडीन वातावरण में। तो सही विकल्प है क्या? नाइट्रोजन वातावरण में। भैया सही विकल्प क्या है? नाइट्रोजन वातावरण में। पहला विकल्प आपका सही है। नाइट्रोजन वायु का एक प्रमुख अवयव है क्या? नाइट्रोजन वायु का एक प्रमुख अवयव है, यानी तत्व है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का भी प्रमुख अवयव है। यूरिया में नाइट्रोजन 46.6% पाया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग कृत्रिम गर्भाधान हेतु बैल के वीर्य के संरक्षण में, विद्युत बल्ब निर्माण में, उर्वरक और विस्फोटक बनाने में तथा पैकेटों में बंद खाद्य पदार्थों जैसे चिप्स को संरक्षित करने में या रखने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन, प्रजनन। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है उत्परिवर्तन। ठीक है, जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित
कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। जीन क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचनाएं हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। ठीक है, जब किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भाई। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है, आप बताना है। रक्ताल्पता, हीमोफीलिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है मित्र यहाँ पर सी यानी मधुमेह। ठीक है, तो रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए किया जाता है। ठीक है, यह जो है एक लैब में किया जाने वाला एक ब्लड टेस्ट है जिससे लंबे समय के दौरान रक्त में शर्करा स्तर के औसत उतार चढ़ाव की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भाई। स्काई डाइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है भैया। वोडाफोन, बीएसएनएल, माइक्रोसॉफ्ट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प उस दौरान जो है क्या था? माइक्रोसॉफ्ट था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक प्रमुख सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके वर्तमान सीईओ सत्या नडेला है। कौन? सत्या नडेला। ठीक है, और स्काई डाइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की थी और यह एक क्लाउड स्टोरेज सेवा थी जिसे बाद में एक ट्रेडमार्क विवाद के कारण नाम बदल करके माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। अब क्वेश्चन अगर आता है तो माइक्रोसॉफ्ट रहेगा तो गलत है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होना चाहिए। ठीक है, इसका अगर बात करें मूल नाम तो मूल नाम क्या है? स्काई ड्राइव। वर्तमान नाम क्या है? वन ड्राइव। ठीक है, तो इस तरीके से। और कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट यानी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है कहाँ? करनाल में, नई दिल्ली में, आनंद में, भोपाल में। सही विकल्प क्या है? आनंद में। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का मुख्यालय जो है आनंद जो कि गुजरात में है वहाँ पर स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में की गई। ठीक है, वर्तमान में मीनेश शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है? देखो यहाँ पर सार्वजनिक बैंकों के समेकन संबंधित नहीं है। नायक समिति, नरसिम्हन समिति, लीलाधर समिति, रंगराजन समिति। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है रंगराजन समिति। क्या सही है? रंगराजन समिति। देखो यहाँ पर रंगराजन समिति का संबंध सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है, जबकि आरबीआई द्वारा गठित और नरसिम्हन समिति, लीलाधर समिति, नायक समिति ये जो है सार्वजनिक बैंकों के समेकन की सिफारिश की गई है इनके द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद और पौंडीचेरी। क्या सही विकल्प है? ये इसमें आपको बताना सही विकल्प है डी पौंडीचेरी। ठीक है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK वर्ष 1974 में पौंडीचेरी में स्थित जो स्थापित किया गया। ठीक है, ये केंद्र एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और किसान के बीच अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। आगे बढ़ते भैया सेकंड लास्ट क्वेश्चन जनसांख्यिकीय लाभांश है। तो देखो 4 विकल्प है, उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक वाइक ना करे हो तो कह दो भैया। ठीक है, 15 से लेकर के 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 14 से लेकर के 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, 60 वर्ष से ऊपर की कार्यशील जनसंख्या। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। तो सही है ए यानी 15 से लेकर के 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। क्या है? जनसांख्यिकीय लाभांश है। जननांकीय जो है सिद्धांत में जनसांख्यिकीय लाभांश से तात्पर्य 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या से है। इस आयु वर्ष की जनसंख्या उत्पादन में अधिकतम योगदान देती है जिससे देश का विकास तीव्र गति से होता है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। एक जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए किसी देश को जनसांख्यिकीय संक्रमण की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक होता है। आगे बढ़ते मित्र अंतिम क्वेश्चन की ओर। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ है?
सहारनपुर, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर। तो ये देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या है, सहारनपुर। उम्मीद करते हैं ये रट गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार जो है सॉल्व कराया जा चुका है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में स्थित है। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो इसमें जो है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी GIDA है, ठीक है। अगर कानपुर की बात करें तो उत्तर भारत का इसको मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। और मेरठ अपने प्रसिद्ध कैंची उद्योग के लिए जाना जाता है। इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस हुई। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और जो है जो रेगुलर टेस्ट हो रहा है संडे को, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, PDF ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक ना ज्वाइन किए हो तो, ठीक है। और कोई सुझाव हो तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।